हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए एटॉमिक जो बॉम्ब ब्लास्ट हैं उससे जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स की बात करेंगे जो ज़्यादातर डिस्कस भी नहीं किए गए और इतने नोन नहीं हैं। इसलिए आज की वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्पेशल है। तो आज के टॉपिक का आगाज़ मैं एक कोट से करना चाहूँगा जो कि फेमस स्पेनिश पेंटर का पाब्लो पिकासो का एक कोट है कि एवरी एक्ट ऑफ क्रिएशन इज़ फर्स्ट एन एक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। ह्यूमन वेपन डेवलपमेंट की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केवार्ड से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो हंटिंग से जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो बैटलफील्ड के अंदर वेपनरी की डेवलपमेंट और मैस डिस्ट्रक्शन कितनी जो है वो प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी एनिमी की साइड पे मौजूद है जो डिटरमिन करती है कि वॉर में किसकी विक्ट्री होगी। तो क्या ये सर्वाइवल के लिए है या ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए है? आजकल एटम बॉम्ब के ऊपर बहुत सी डिस्कशंस और इसके ऊपर बहुत से आपको वीडियोस और आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह शायद ये भी है कि हॉलीवुड की जो अभी रिसेंटली एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है ओपनहैमर, जो कि एक फिज़िस्ट की पूरी ज़िंदगी के गिर्द रिवॉल्व अराउंड करती है और इस चीज़ को जो है वो पिक्चराइज़ करके ऑडियंस तक जो है वो पहुंचा रही है कि किस तरह उसने अपनी इस इन्वेंशन के ज़रिए जो दुनिया में एक वॉर का कोर्स था उसका सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये जो फ़िल्म है ये अभी जापान में रिलीज़ नहीं हुई। शायद उसकी वजह ये है कि 78 ईयर्स के बाद भी अभी भी जापान के जो ज़ख़म हैं वो आहिस्ता आहिस्ता भर रहे हैं और जो ख़मियाज़ा भुगता और जितना बड़ा उनके ऊपर ये कहर गिरा, इससे उनका बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ सिविल जितनी भी लाइफ है वो इतनी आसानी से भुलाने वाला है भी नहीं। एटॉमिक बॉम्ब के नतीजे में हिरोशिमा और नागासाकी की तकरीबन 90% सिटीज़ की जो आबादी है वो सफ़ाए हस्ती से उसका नामो निशान मिट गया और एक अंदाज़े के मुताबिक हिरोशिमा में 1,29,000 और नागासाकी में 2,26,000 जो लोग हैं उनकी जानें गई इस हादसे में। और इस तमाम जो डिज़ास्टर है इसमें रेडिएशन से मरने वाले लोगों की तादाद भी इसका हिस्सा है। इन दोनों एटमी बमों के हमले के नतीजे में जापान को सरेंडर करना पड़ा क्योंकि जापान के पास कोई ऐसा काउंटर ऑफेंस मौजूद नहीं था कि वो अपना दिफा करता। और शायद यही वो थ्योरी है जो आजकल के दौर में वो तमाम ममालिक जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहे हैं वो ये बिलीव करते हैं कि अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे तो शायद कोई और न्यूक्लियर पावर जो है वो उन पर हमला नहीं कर सकेगी, सिर्फ ये जानते हुए कि उनके पास भी अगर न्यूक्लियर वेपन है तो एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन से दोनों स्टेट्स का नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया दोनों भी शायद इसी बात पर बिलीव करते हैं कि हमारे एटम बम हमारे सर्वाइवल का ही सबसे बड़ा एक चांस है। वापस आते हैं हिरोशिमा और नागासाकी जो हैं उसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते और वो ये कि ये दो वाहिद सिटीज़ नहीं थे जो अमेरिका ने अपनी लिस्ट में चुने थे, बल्कि इसके अलावा भी जापान के कई शहर थे जहाँ पर वो एटम बम गिराना चाहते थे। एक तहकीक के मुताबिक इन शहरों में कोकुरा, हिरोशिमा, योकोहामा, निगाता और कोयोतो के शहर शामिल हैं। कोयोतो शहर को एटम बम के हमले की लिस्ट से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो थे हेनरी स्टिम्सन ये इस एंशिएंट जापानीज़ आर्काइवल सिटी को बहुत पसंद करते थे। तो नतीजे के तौर पे इस शहर की जगह बारी आई नागासाकी की। बनी नौ इंसान की तारीख के इन दोनों एटम बमों के नामों की अगर हम बात करें तो फिजिस्ट रॉबर्ट सर्बर जो थे उन्होंने इन दोनों एटम बॉम्ब्स के नाम रखे और इन दोनों एटम बॉम्ब्स के नाम के पीछे जो रीज़न थी वो थी इसकी डिज़ाइन की शेप और इनके नेम थे थिन मैन एंड फैट मैन। थिन मैन जो है वो एक बारीक सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये बम है जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया और फैट मैन जो है ये राउंड और फैट शेप का बम है, इस वजह से इसको फैट मैन कहा जाता है। थिन मैन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक मशहूर डिटेक्टिव नावल था जिस पर एक मशहूर फ़िल्म भी थी और उसमें एक कैरेक्टर था जिससे थिन मैन जो नेम है इसकी इंस्पिरेशन ली गई। और जबकि फैट मैन के बारे में भी कमोबेश यही कहा जाता है कि ये एक फ़िल्म का कैरेक्टर था जिससे इंस्पायर्ड इसका नेम जो है वो ब्रांड किया गया कि ये उस शेप में भी है और ये उस कैरेक्टर से भी मिलता जुलता है। जबकि इसमें भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जो तमाम वर्कर्स वहाँ पर काम करते थे उन्होंने थिन मैन जो है असल में उसका नाम लिटिल बॉय रखा।
अमूमी तौर पर जापान पर हुए इन एटॉमिक हमलों को सबसे ज़्यादा हौलनाक समझा जाता है, जिसमें इंसानी जानों का सबसे ज़्यादा ज़िया हुआ। लेकिन हकीकत में एक और ऑपरेशन, जिसको ऑपरेशन मीटिंग हाउस कहते हैं, उसमें जो यूएस बॉम्बिंग की रेट थी वो इंसानी तारीख़ की सबसे बड़ी बॉम्बिंग की रेट थी, और तकरीबन 80,000 से 1 लाख के लगभग लोग जो हैं वो इसमें उनकी जानें गईं, और 1 मिलियन से ज़्यादा जो लोग थे उनके जो घर हैं वो तबाह बर्बाद हो गए। और इस हवाले से एग्जैक्ट स्टैट्स मौजूद नहीं हैं कि इसकी कितनी डिस्ट्रक्शन थी और इसके नतीजे में होने वाली तबाही जो है उसका स्केल क्या था। अमेरिकन जो बॉम्बर्स थे उन्होंने एटम बम गिराने से पहले हिरोशिमा और नागासाकी पर पैम्फलेट्स फेंके, और इन पैम्फलेट्स में वार्निंग्स थी जो कि सिविलियंस को दी गई कि इवैक्यूएट योर सिटी, अटेंशन जापानीज़ पीपल। लेकिन इन पैम्फलेट्स के नतीजे में जापानी गवर्नमेंट और जापान की जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं उनका कोई रिस्पांस जो है वो नहीं आया। जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि लोगों के और ऑब्जेक्ट्स के शैडोज़ ज़मीन के ऊपर उनकी जो शेप्स थी वो एच्ड हो गई, और इन तमाम शेप्स को हिरोशिमा शैडोज़ कहा जाता है, जो कि आज भी दुनिया को हॉन्ट करती हैं। शैडोज़ की बात से आगे चलें तो ओलिएंडर फ्लावर जो है इसको हिरोशिमा का ऑफिशियल फ्लावर कहा जाता है, क्योंकि ये वो वाहिद फूल है जो उन एटॉमिक ब्लास्ट के बाद इस ज़मीन के ऊपर खिला था। ओलिएंडर फ्लावर के बाद जो इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो है द पीस फ्लेम, यानी 1 अगस्त 1964 को ये पीस फ्लेम जो है इसको लिट अप किया गया, और एक्चुअली ये शमा इसलिए जलाई गई कि ये पूरी दुनिया में जो एंटी न्यूक्लियर रिजॉल्व है उसका एक सिंबल है। यानी ये इस चीज़ की डिमांड करता है कि एक ऐसा वक्त आएगा इस पूरे कुराए अर्ज़ के ऊपर कि जब तमाम जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उससे इस दुनिया को निजात मिल जाएगी। हॉलीवुड ने इस टॉपिक पर कई फ़िल्में बनाई। इसमें टर्मिनेटर 2 में सारा कॉर्नर का एक एपोक्लिप्स का ड्रीम है, जिसमें दिखाया गया है कि वर्ल्ड वॉर के नतीजे में किस तरह से जब न्यूक्लियर वॉर होगी इस दुनिया में तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, और उस न्यूक्लियर वॉर के नतीजे में इंसान और ऑब्जेक्ट्स जो उस न्यूक्लियर बम की रेंज में आएंगे एक्चुअली में उनका क्या हशर होता है, और वो डिस्ट्रक्शन किस तरह की होती है, ताकि दुनिया को एजुकेट किया जा सके कि न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो कितने खौफनाक हैं, जिसके नतीजे में दुनिया में अब वॉर का जो कोर्स है वो इंसानों के इस कुर्राए अर्ज़ से उसका नामो निशान मिटाने की ताकत रखता है। एक फ़िल्म द डे आफ्टर जो है वो बड़ी रेलेवेंट है, क्योंकि इसमें ये दिखाया गया है कि एटम बम चलते ही एटम बम की कोई आवाज़ नहीं आती, उसका कोई शोर नहीं होता, बल्कि एक लाइट है, एक वाइट लाइट है जो फील होती है, और उस वाइट लाइट के बाद घड़ियाँ चलनी बंद हो जाती हैं, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जो एटॉमिक चेन रिएक्शन होता है इसके नतीजे में मैकेनाइजेशन की जो प्रोसेस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इन द एंड कंक्लूड करते हुए मुझे कॉल सैगन की एक बात याद आती है जो हमारे आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करती है। वो ये कहते हैं कि अगर स्पेस में तमाम बनी नौ इंसान चली जाए और जाके सिर्फ प्लैनेट अर्थ को देखे तो शायद ज़मीन पर होने वाले तमाम झगड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और वो रिजॉल्व हो जाएं, क्योंकि वो ये देखेंगे कि इस अंधेरे और इस काले स्याह स्पेस के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एक प्लैनेट जिसको हम प्लैनेट अर्थ कहते हैं हमारा घर है, और वो इस पूरी कायनात में अब तक सिर्फ एक ही ज़िंदगी का निशान है। थैंक यू।